So, dear students, my name is Komal Bind and I am going to teach you today control and coordination. That is chapter number 6. In the previous chapter, we looked at life process involved in the maintenance functions in living organism. There we had started with a motion we all have, that if we see something moving, it is alive. Some of these movements are in fact the result of growth as in plant. लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मूविंग मोशन के बारे में, कि अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो वो एक लिविंग है. ओके, जैसे कि अगर प्लांट्स में है तो जो उनका मूवमेंट है वो एक्चुअली क्या है, वो ग्रोथ है. ओके, अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज and we can see that the seedling moves over the course of few days. It pushes soil aside and comes out. तो जैसे सीडलिंग होता है, कोई बीज होता है, वो जर्मिनेट कैसे करता है, वो पौधा कैसे बनता है. पहले वो सॉइल के अंदर, मतलब उसके रूट्स होते हैं, वो जाते हैं और वहाँ से वो मूवमेंट उनका होता है. ओके, और देन अपर पार्ट जो होता है वो ऊपर आता है सीडलिंग के रूप में. बट इफ़ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड, दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन. लेकिन अगर उनके ग्रोथ को रोक दिया जाए तो मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा. सम मूवमेंट्स एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स में और प्लांट में उनका जो मूवमेंट है वो उनके ग्रोथ से कनेक्ट नहीं होता है. एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स, अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोज च्यूइंग कर्ड, दिस आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ. जैसे कि एक बिल्ली भाग रही है, चिल्ड्रन मूव कर प्लेइंग ऑन अ स्विंग से मतलब खेल रहे हैं स्विंग पे. ओके, बफेलो च्यूइंग कर्ड, तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है उसे ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है. Why do we associate such visible movement with life? तो हम लोगों ने ये मूवमेंट को लाइफ से क्यों जोड़ा है. A possible answer is that we think of movement as a response to a change in the environment of the organism. तो इसका आंसर ये है कि हम लोग जो मूवमेंट है उसके रिस्पॉन्स को ग्रोथ समझ के बैठे हैं. ओके, द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस. हो सकता है जो कैट जो भाग रही है उसने चूहे को देखा हो, वो चूहे के पीछे भाग रही है. नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट by living organism to use changes in their environment to their advantage. और मूवमेंट जो है वो अपने फ़ायदे के लिए भी होता है. जैसे कि हम लोग जॉब करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं. ओके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एनिमल्स में भी होता है, वो मूव कर रहे हैं. ओके, जैसे कि कोई एनिमल प्रेडेटर और प्रे होते हैं. टाइगर है जो भाग रहा है, ठीक है, किसी डियर के पीछे, तो वो उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है फॉर ईटिंग पर्पस. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रो हो रहा है. ओके, वहाँ पे उसका बेनिफिट है, इसके लिए वो उसके पीछे भाग रहा है. प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन. प्लांट होते हैं वो ग्रो होते हैं सनशाइन, जब सूरज उगता है सनशाइन रोशनी में ग्रो होता है. चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग. चिल्ड्रन जो है स्विंगिंग का मज़ा लेते हैं. ठीक है. बफेलोज च्यू कर्ड टू हेल्प ब्रेक अप टू फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर. जो बफेलो जो होते हैं वो उसको चीव करते हैं, अपने जो उनका फूड होता है, क्योंकि ताकि वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके. व्हेन ब्राइट लाइट इज़ फोकस्ड ऑन योर आइज़ और व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी डिटेक्ट द चेंज and respond to it with movement in order to protect ourselves. जब भी हमारे आँखों पे, कभी भी अगर हमारे आँखों पे बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है, ब्राइट लाइट अचानक से एकदम रोशनी आ जाती है, तो हमें ऐसा मतलब हमें तुरंत ही बंद हो जाता है हमारा आँख. ओके, ऐसा तुरंत हम लोग घूरते रहते हैं क्या, नहीं, वो आँख हमारा तुरंत बंद हो जाता है. और कभी हम लोग कोई भी गर्म चीज़ होता है
उसको हम टच कर लेते हैं गलती से, तो हमारा हाथ क्या होता है, तुरंत हट जाता है वहाँ से वो तुरंत हटा लेते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ सोचने का टाइम लगाते हैं, नहीं लगाते। तो ये एकदम तुरंत होता है, एकदम फ्रिक्वेंट होता है। तो ये जो चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, फॉर आवर प्रोटेक्शन। ओके, इफ़ वी थिंक bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये जो मूवमेंट है हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से जो हो रहा है, वो एक कंट्रोल किया गया है, ऐसे ही नहीं हो जाता है वो। ईच काइंड ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट evokes an appropriate movement in response. When we want to talk to our friend in class, we whisper rather than shouting loudly. जब हम लोग फ्रेंड से बात करते हैं, हम लोग उससे अच्छे से बात करते हैं, इसको चिल्लाते हैं क्या, नहीं। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज़ ट्रिगरिंग इट। जब मूवमेंट होता है ना, वो ऐसे ही नहीं होता। अगर उसको कोई चीज़ ट्रिगर करे, मतलब कोई चीज़ उसको, जैसा उसके ऊपर जो बोलते हैं ना, जैसे उसके ऊपर अटैक हो रहा है, जैसा उसके ऊपर स्टिमुलाई आ रहा है, तो वैसा उसका असर दिखता है। ओके, therefore such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response. In other words, living organisms must use system providing control and coordination in keeping with the general principle of body organization. In multicellular organisms, specialized tissues are used to provide this control and coordination एक्टिविटीज़। इन शॉर्ट, यहाँ पे ये लिखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें इन्वायरमेंट के प्रति, मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, और किसी के ऊपर हम रिस्पॉन्स करते हैं जो हमको ट्रिगर्ड हो रहा है, तो वो जो रिस्पॉन्सेस है वो एक परफेक्ट सेल कंट्रोल कर रहा है। ओके, टाइप ऑफ सिमिलर सेल्स को कंट्रोल कर रहे हैं सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। हम आगे पढ़ेंगे एनिमल्स नर्वस सिस्टम। अभी हम पहले किसका पढ़ रहे हैं, एनिमल्स का पढ़ रहे हैं। किसका, एनिमल्स नर्वस सिस्टम। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो जो एनिमल होते हैं, एनिमल में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ओके, मतलब किसी को कंट्रोल करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको संभालना, उसको कैसे रिस्पॉन्स करना वो बताना। तो वो कैसे हो रहा है, किसके ज़रिए हो रहा है, नर्वस से हो रहा है एंड मस्कुलर टिश्यू से हो रहा है। जैसे कि टचिंग हॉट, एक सेकेंड, तो अभी नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? All the information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कभी हम चाय को, गर्म चाय के जो कप होते हैं उसको टच करते हैं तो हमें बहुत गर्म लगता है, हम वहाँ से अर्जेंटली हाथ हटाते हैं। तो ऐसे डेंजरस सिचुएशन में हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, ओके, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो ब्रेन है वो डिटेक्ट करता है और वो रिस्पॉन्स करता है। ओके, और वो जो रिस्पॉन्स होता है वो किसके ज़रिए आता है, एक स्पेशलाइज्ड टिप होता है, मतलब एक पॉइंट है, टिप्स है ऑफ सम नर्व सेल्स। कुछ नर्व सेल्स का टिप्स पे से ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, देखो, दिस रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन के पास प्रेजेंट होते हैं। सच एज द इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। कहाँ कहाँ होते हैं, इनर ईयर, नोज एंड टंग। सो गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल। तो दोस्तों, गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट द टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। ओके, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन के पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, सच एज इनर ईयर, हमारे इनर ईयर के पास, नोज, टंग एंड सो ऑन। सो जो गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो एक्चुअली होते हैं कहाँ पे, टेस्ट, हमारे टंग के पास। एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मीन्स आवर स्मेल, नोज।
The information required at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction. जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए रहता है एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप, तो यहाँ पे जो डेंड्राइट का टिप है, देखो ये देखो, ये जो टिप है, ठीक है, तो इसका ठीक है, ये डेंड्राइट का टिप है, दिख रहा है, ये सब डेंड्राइट की क्या है, टिप है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कुछ टच किया तो उसका हॉटनेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो इस डेंड्राइट से कलेक्ट किया जाएगा, ओके, और फिर वो ब्रेन पर पहुँचाया जाएगा। अभी यहाँ देखते हैं, तो इससे क्या होगा, विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। ये जो इम्पल्स होता है वो ट्रैवल करता है डेंड्राइट से टू द सेल बॉडी एंड देन अलॉन्ग द एक्सॉन टू इट्स एंड। तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है, पहले वो डेंड्राइट से कैरी करेगा, देखो डेंड्राइट से जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, देखो डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी, और सेल बॉडी से अलॉन्ग द एक्सॉन टू इट्स एंड, एक्सॉन के एंड तक जाएगा, ओके। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ये देखो, तो ये पहले क्या है हमारा, ये देखो ये डेंड्राइट है, ठीक है, डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, ये सेल बॉडी में जाएगा, इस सेल बॉडी से फिर इस एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से फिर ये नर्व एंड एक्सॉन का जो एंडिंग है इस पोर्शन में जाएगा, ठीक है। मैं फिर से समझाती हूँ, पहले क्या है, डेंड्राइट से जाएगा, डेंड्राइट, फिर ये सेल बॉडी, इस सेल बॉडी से फिर एक्सॉन के साइड, फिर ये एक्सॉन के एंडिंग में जाएगा, ओके। इम्पल्स सेट ऑफ रिलीज टू सम द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो वहाँ से जो एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्सॉन के एंड में, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, एक, तो एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। तो एक्सॉन के एंड में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं ना, वहाँ पे तो वो क्या होते हैं, कुछ रिलीज़ करते हैं केमिकल, दिस केमिकल क्रॉस द गैप और सिनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये जो केमिकल होते हैं वो जो स्पेस होता है दो नर्व्स के बीच में, क्या बोलते हैं, सिनेप्स, उस सिनेप्स के बीच में उस केमिकल को छोड़ देते हैं, और वो जो केमिकल है फिर वो जाता है नेक्स्ट डेंड्राइट के पास, ठीक है, जो दूसरे न्यूरॉन का होता है, ओके। वैसे वो कैरी करते रहते, पूरा कहाँ तक जाता है, ऐसे कैरी करते करते ब्रेन तक। दिस इज़ अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी, ओके। अ सिमिलर सिनेप्स फाइनली allows delivery such impulses from neurons to other cells such a muscle cells or gland। तो ऐसे ही जो इम्पल्स होते हैं वो न्यूरॉन से मसल्स के पास भी जाते हैं और ग्लैंड्स के पास भी जाते हैं, ओके। देखो यहाँ पे लिखा है मसल्स एंड ग्लैंड। It is thus no surprising that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons। तो ये जो हमें मालूम पड़ता है कि जो नर्वस टिश्यू है किससे बना है, ऑर्गेनाइज नेटवर्क से बना। ऑर्गेनाइज मतलब कि एकदम प्रॉपर, जिसका ऑर्गेनिज्म मतलब पूरा प्रॉपर है, अच्छे से अरेंज किया गया है नेटवर्क, किसके नेटवर्क का, न्यूरॉन्स, नर्व सेल से, एंड स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और वो स्पेशलाइज किया गया है क्या कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ओके, फ्रॉम वन पार्ट टू
one part of the body to the another part. Okay, look at figure 6.1 and identify the parts of neuron where information is required, through which information travel as an electrical impulse, and where this impulse must be converted into chemical signal और onward transmission. तो यहाँ पे यही पूछा गया है, ये जो 6.1 फिगर है ये वाला, यहाँ पे पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल पहले कहाँ पे जाते हैं, फिर वो कैसे किस तरह से कंडक्ट मतलब कौन से रास्ते से भी वो जा रहे हैं, और फिर लास्ट में वो केमिकल कहाँ से छोड़ रहे हैं. ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया था आपको पहले ही, पहला क्या है, ये डेंड्राइट्स हैं. डेंड्राइट्स के टिप से इम्पल्स आते हैं, बाहर से आए हमारे बॉडी में से, मतलब हमने किसी टच किया तो उसका जो इम्पल्स हमारी स्किन पे लगा, और वो स्किन में क्या है, न्यूरॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहाँ से पहले वो डेंड्राइट्स कैरी करेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, एक्सॉन में जाएगा, और फिर एक्सॉन से वो कहाँ जाएगा, एक्सॉन के एंड पॉइंट पे जाएगा. ठीक है, जहाँ से वो क्या है, नर्व के जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से वो क्या रिलीज़ करेगा, केमिकल इम्पल्सेस. ठीक है, इधर सिनेप्सिस में. ओके, देखो यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये मसल्स का है. ठीक है, हमारे बॉडी में हमने कुछ टच किया, पहले इसके अंदर आया इम्पल्स, और मसल्स को न्यूरॉन अटैच होते दिख रहे हैं, डेंड्राइट्स अटैच है, तो ये डेंड्राइट्स अटैच होते हैं, डेंड्राइट से फिर कहाँ जा रहा है, ये एक्सॉन के साइड जा रहा है, ऐसा करके वो कहाँ जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के पास, फिर दूसरे न्यूरॉन से फिर ऐसा करते करते वो कहाँ तक पहुँचेगा, ब्रेन तक पहुँचेगा. ओके, समझा. ठीक, अभी नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, इज़ देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज इज़ ब्लॉक्ड, इफ़ सो why might this is be happening, read and talk about possible explanation for these kinds of differences. Do you know come across a similar situation when you have a cold. यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि जो शुगर एंड, ठीक है, हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज इज़ ब्लॉक. हमारा जब नाक बंद होता है ना, तो हमारा जो शुगर और फूड का टेस्ट होता है तो क्या सेम ही आता है क्या. जैसे कि हमें कभी सर्दी होती है तो हमको जो उसका टेस्ट होता है ना, किसी भी चीज़ हम खाते हैं तो हमको उसका इतना स्वाद मालूम नहीं पड़ता, हमको फिक्का फिक्का ही लगता है. तो ऐसा क्यों होता है वो हमको डिस्कस करेंगे. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. ओके, व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, क्या लिखा है, व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन, और इसको हम रीड करेंगे अच्छे से, फिर से समझेंगे. Reflex is a word we use commonly when we talk about some important sudden action in response to something in the environment. जो रिफ्लेक्स है ये हम कब बात करते हैं इसके बारे में, जब हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा एक्शन हम करते हैं या फिर होता है जहाँ पे तुरंत जो एक्शन हो रहा है ना वो तुरंत हो रहा है, मतलब तुरंत में टाइम नहीं लग रहा है, 1 मिनट सेकंड भी नहीं लग रहा है इसको सोचने के लिए फिर करने के. ओके, किसी कोई स्टिमुला आ रहा है और उसके बाद जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो एकदम तुरंत हो रहा है, तो ऐसे के लिए हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं. वी सॉ आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक from the flame reflexly, or I was so hungry my mouth started watering reflexly. What exactly do we mean? इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा है जैसे कि हम लोग अगर किसी बस से कूद जाते हैं, जंप करते हैं. ओके, हम लोग ने किसी I pulled my hand back from the flame, मतलब मैंने अपने हैंड को पीछे खींच लिया एक आग से. ठीक है, कोई फ्लेम जल रहा है कोई चीज़, मैंने वहाँ से अपने हाथ को तुरंत पीछे खींचा. ठीक है, और मैं भूखा हूँ. आई वॉज हैंग्री, माउथ स्टार्टिंग वाटरिंग रिफ्लेक्स, मैंने कुछ देखा और मुझे खाने का मन किया क्योंकि मैं भूखा भी हूँ, मेरे मुँह में पानी आने लगा. मैंने कुछ सोचा भी नहीं तुरंत, लेकिन पानी आने लगा. तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्सली क्यों हो रहा है.
A common idea in all such examples is that we do something without thinking about it. तो इसमें हम लोग कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं. तो ये जो है बिना थिंकिंग का है. ओके. और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन. यहाँ पे हम अपनी रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. ठीक है. अगर हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते भी हैं तो हम उसको सोचना पड़ता है. ओके. लेकिन यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं. विदाउट कंट्रोलिंग. येट दिस आर सिचुएशंस where we are responding with some action to changes in our environment. How is control and coordination achieved in such situation? तो ये जो रिस्पॉन्सेस हो रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में हम कर रहे हैं. ओके. हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, हम उसके कारण ये सिचुएशंस में हम वैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है. ये हम इन सच कहाँ से आ रहा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आ रहा है. Now next paragraph. Let us consider this further. Take one of our example. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us. फ्लेम को टच करना मतलब फ्लेम मतलब आग. ओके. आग को टच करना डेंजरस सिचुएशन है, अर्जेंट है हमारे लिए, डेंजरस है. ओके. और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल, इन किसी भी एनिमल के लिए आग को टच करना ये डेंजरस ही है. हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? तो हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? One seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned. ठीक है. या तो हम इस बारे में सोचेंगे और हम लोग जल जाएंगे. जब तक सोचे तो हम जल जाएंगे. ओके. एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड. और तो हम लोग उसको मूव करेंगे. तो सोचेंगे, थोड़ा जल भी जाएंगे, फिर मूव करेंगे. एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज़ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू थिंक ऑल दिस. तो वही बात यहाँ पे है कि अगर हम सोचने में जा रहे हैं कॉन्शियसली तो उसको सोचने में कितना टाइम लगेगा? अगर वो सोचने में आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट निकल गया तो हम अपना हाथ हटाएंगे कब? मतलब तो हमारा हाथ जल भी चुका होगा. ओके. एंड दिस आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक. तो इसका जो आंसर है हम कैसे सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है. इफ़ नर्व इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर. अगर नर्व इम्पल्स को हम लोग वहाँ पे सेंड करें, इसमें बात की पहले कि तुरंत हो जाता है. देन थिंकिंग इज़ ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस. तो थिंकिंग भी वैसा इम्पल्स क्रिएट करेगा. थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. थिंकिंग जो सोचने की जो शक्ति है ना भाई, सोचना एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है. सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स. तो ये जो है कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन है बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस के बीच में. ओके. If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network. तो हमें पता है कि जब थिंकिंग टिश्यू जो बॉडी में कैसे बना है? डेंस नेटवर्क से बना है. और ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज न्यूरॉन. ऐसे न्यूरॉन से जो बहुत ही उलझे हुए हैं. ओके. इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल. ये कहाँ पे है? स्कल के फॉरवर्ड एंड पे है. ओके. एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी. जो क्या पूरे बॉडी से सिग्नल रिसीव कर रहा है बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम. रिस्पॉन्ड करने से पहले. ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. इस बार अगर सोचेंगे जलने के बारे में तो एक्चुअली वो ब्रेन में सिर्फ एक की तो थिंकिंग नहीं है, बहुत सारी थिंकिंग जो अलग अलग बॉडी के पार्ट से आ रही हैं. सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल टू मूव, नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो अगर जो ब्रेन है वो बोल दिया, ठीक है, हमने थिंकिंग किया, ब्रेन ने बोला ठीक है वहाँ से हाथ हटाओ, तो जो ये इम्पल्स लेके जाएगा ना वो हाथ हटाने वाला, तो वो हर एक बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा. इफ़ ऑल दिस एक सेकेंड. If all this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned. अगर हम ये सब सोचते रह गए जब हमारा हाथ आग में है तो इसमें कितना टाइम लगेगा और हमारा हाथ जल भी जाएगा. ओके. तो इसलिए हमारे लिए रिफ्लेक्स एक्शन है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ. How does the design of the body solve the
सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हमारा बॉडी इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता. Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscle in a simpler way, हम सोचने की बजाय हमारा जो अगर नर्व्स है जो हॉटनेस को, जो हीट को डिटेक्ट करता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो मसल से, तो वो जल्दी से, वो सिंपलर वे में कनेक्ट है तो वो जल्दी से हटा सकता है. ओके, देखो. The process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. अगर सिंपली वे में कनेक्ट है तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा. ओके, सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क. तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क. वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क connection be made between the input nerve and the output nerve. The best place of course would be at the point where they first meet each other. Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord. जो नर्व्स होते हैं पूरे बॉडी में से वो मीट करते हैं, ठीक है, एक बंडल से, इन द स्पाइनल कॉर्ड और इन द वे टू द ब्रेन. ठीक है, जितने भी नर्व्स है वो कहाँ पे मिलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, जो कि रास्ता है ब्रेन तक का. रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड. जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो कहाँ पे बनता है? स्पाइनल कॉर्ड itself. Although the information input also goes on to the reach the brain. जो इन्फॉर्मेशन वो ब्रेन तक जाता है, लेकिन जब रिफ्लेक्स होता है तो वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है. Of course, reflex arcs have evolved in animal because of the thinking process of the brain is not fast enough. रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एनिमल्स में है क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है ब्रेन का वो इतना फास्ट नहीं है कि तुरंत ही किसी डेंजर सिचुएशन में रिस्पॉन्स कर सके. ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्स आर्क बना हुआ है. इन फैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द complex neural network needed for thinking. So it is quite likely that the reflex arc have evolved as efficient way of functioning. So it is quite likely that reflex arc have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process. However, even after complex neural network have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick responses. तो किसी किसी एनिमल में जो होता है ना, जो नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है, उनमें वो तुरंत कर सकते हैं, लेकिन हमारे में कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमारे में रिफ्लेक्स आर्क्स हैं. ओके, फॉर दिस क्विक रिस्पॉन्सेस. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. ह्यूमन ब्रेन. इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? क्या रिफ्लेक्स एक्शन ही फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स. स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट. जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो नर्व्स को सप्लाई करता है. ओके, इंफॉर्मेशन जो होता है उस नर्व के सप्लाई होता है. थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन. थिंकिंग में जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है और न्यूरल कनेक्शन. ओके, दिस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्रेन. ये सब जाके कहाँ जमा होता है? ब्रेन में होता है. कोई चीज़ थी अरे हम लोग सोच रहे हैं, कुछ भी मतलब है, तो ब्रेन में आके जमा होता है. विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. तो बॉडी का जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो क्या है? ब्रेन है. ओके, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट. वो इन्फॉर्मेशन सारे बॉडी के पार्ट से लेते हैं और उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, मतलब सबको मिला जुला के रिस्पॉन्स देते हैं. वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस. राइटिंग, टॉकिंग, moving a car, clapping at the end of a program are examples of voluntary action.
हम कोई भी एक्शन करते हैं जैसे कि लिखना, बात करना, ठीक है, मूविंग अ चेयर को मूव करना, किसी के प्रोग्राम का एंड हम लोग क्लैपिंग करते हैं, ये सब क्या है, वॉलंटरी एक्शन है जो कि हमारे कंट्रोल में, हम कंट्रोल करते हैं, विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, जो कि हम डिसाइड करके करते हैं, बिना डिसाइड किए नहीं करते, हम किसी भी टाइम ताली नहीं बजाते हैं। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल, तो जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, मैसेज पास करता है कहाँ पे, मसल्स के। दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल, ये क्या है, दूसरा तरीका है जो कि मसल्स, जो नर्वस सिस्टम है वो मसल से कम्युनिकेट करता है। एक तरीका वो है जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं मसल से, वो ब्रेन तक जाते हैं। एक जो होता है वो ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है मसल्स को कि ये एक्शन करो। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। तो जो कम्युनिकेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ये नर्व से हो रहा है पूरे बॉडी में। तो यहाँ पे एक मेन ब्रांच है जो कि हम किसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो ब्रांच है जो स्पाइनल कॉर्ड से, पूरे ब्रेन से निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है, और वो निकल के कहाँ जा रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, हमारे ऑर्गन्स के पास जा रहा है, हमारे टिश्यूज़ के पास जा रहा है, जितने भी ऑर्गन सबके पास जा रहा है। तो वहाँ पे जो नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। ओके, the brain thus allows us to think and take action based on that thinking। इससे जो हमारा ब्रेन है वो अलाउ करता है कि हम एक्शन लें थिंकिंग के हिसाब से। एज यू विल एक्सपेक्ट दैट इज़ accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and output। The brain has three such major parts of regions, namely the forebrain, midbrain and hindbrain। ब्रेन में 3 मेजर पार्ट्स हैं। ओके, 3 मेजर पार्ट्स, क्या है उसका नाम, नेमली फोरब्रेन, midbrain and hindbrain। ओके, द फोरब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो फोरब्रेन होता है वो ब्रेन का जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है ना, वो होता है। इट हैज़, तो यहाँ पे लिख लो कि मेन थिंकिंग पार्ट क्या है, फोरब्रेन है। ओके, इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। इसके पास ये रीजन होता है फोरब्रेन के पास जो सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है अलग अलग रिसेप्टर से। ठीक है, कोई चीज़ हम टच किए कुछ भी तो वो सेंसरी इम्पल्स जाके यहीं पे फोरब्रेन में जाएगा। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोरब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। फोरब्रेन के अलग अलग एरिया हैं जो किसके लिए स्पेशलाइज्ड है, हियरिंग सुनने के लिए, स्मेल सूंघने के लिए एंड साइट देखने के लिए एंड सो ऑन। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors। यहाँ पे एक एसोसिएशन अलग से एरिया होता है, एसोसिएशन एरिया, जहाँ पे सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, देखो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो उसको इंटरप्रेट किया जाता है, पिछले जो इन्फॉर्मेशन, जो पहले से इन्फॉर्मेशन पहले आया था उससे मिलाते हैं, एंड विथ information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain। जो इन्फॉर्मेशन पहले से स्टोर्ड है उससे भी इंटीग्रेट मिलाते हैं और जो अभी आया है उससे मिलाते हैं, तो ऐसा एसोसिएशन एरिया होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। ऑल दिस डिसीजन is made out about how to respond and the information is passed on to the motor area which control the movement of voluntary muscles। तो ये जो इन्फॉर्मेशन वो पास्ट कहाँ पे होता है, मोटर एरिया के पास, जो कि वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो मूवमेंट करवाता है। फॉर एग्जांपल आवर लेग मसल्स,
जैसे कि हमारे लेग के मसल्स जो वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं, हमारा हैंड मसल्स भी करते हैं. हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग. लेकिन कुछ सेंसेशन ऐसे होते हैं जो देखने और सुनने से अलग होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ. कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने खाना भरपेट खा लिया है. दिस सेंसेशन ऑफ फीलिंग is because of center associated with hunger which is in a separate part of the forebrain. तो ये जो सेंसेशन होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस, ये एक दूसरे पार्ट का होता है, दैट इज़ हंगर, जो भूख से रिलेटेड है. वो फोरब्रेन के अलग पार्ट में इसका एरिया है. स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. वी हैव सीन दैट द different parts have specific function. Can we find out the function of each part. हमें पता है कि अलग अलग पार्ट जो है ब्रेन का, फोरब्रेन का, उसका अलग फंक्शन है. तो हम उस कैन वी फाइंड आउट फंक्शन ऑफ ईच पार्ट. हम लोग अलग अलग पार्ट के फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या. तो आगे हम पहले पढ़ लेते हैं. लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव talked about in the introduction. Our mouth waters when we see food we like without our meaning to. Our heartbeat without our thinking about it. In fact, we cannot control these action easily by thinking about them, even if we wanted to. जैसे कि हमारा हार्ट बीट है, मुंह में पानी आना, ये हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते. डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड. क्या हम सांस लेने के बारे में सोचते हैं. क्या हम खाना पचाने के बारे में सोचते हैं कि भाई हमको भी अभी मुझे सांस लेना है तो मैं सांस लेता हूँ, या फिर अभी मैं खाना खाया तो मुझे भी पचाना पड़ेगा. ऐसा हम सोचते हैं क्या. नहीं. सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द pupil and the thought out action such as moving a chair, there is another set of muscle movement over which we do not have any thinking control. तो हम कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते थे कि हमको वो चेयर को मूव करना है, और रिफ्लेक्स एक्शन है वो तो हो रहा है स्पाइनल नर्व से. लेकिन कुछ और भी रिस्पॉन्सेस है जो हम कंट्रोल नहीं करते. मैनी ऑफ दिस इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन. तो इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो कौन कंट्रोल करता है. मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन. ओके, हैंड ब्रेन. All these involuntary actions include blood pressure, salivation and vomiting. तो जो involuntary action में क्या क्या आ रहा है. salivation, blood pressure and vomiting. कंट्रोल है मेडुला इन द हैंड ब्रेन. कौन कंट्रोल कर रहा है. मेडुला. ठीक है, कहाँ पे. इन द हैंड ब्रेन. ठीक है. Think about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to the part of the hindbrain called the cerebellum. जैसे कि दूसरे कोई एक्टिविटीज़ होगा, जैसे कि हम चल रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, बाइसाइकिल चलाना, पेंसिल को पकड़ना, ये सब कौन कंट्रोल करता है. सेरिबेलम. जो कहाँ पे किसका पार्ट है. हैंड ब्रेन का पार्ट है. कौन. सेरिबेलम कंट्रोल करता है कि हम पेंसिल उठा रहे हैं, कैसे उसको पिक कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कैसे हैं. और जैसे कि किसी का हाथ कांपता है तो हम उसका जो कोऑर्डिनेशन है सेरिबेलम का वो सही नहीं है. हम स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन है सेरिबेलम का वो एकदम सही है, क्योंकि सेरिबेलम ही वो कंट्रोल करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. तो सेरिबेलम क्या करता है. पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है. हमारा जो पोस्चर है, सीधा खड़ा होना, ऐसे हिलना नहीं, और बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करता है. Imagine what would happen if each of this event failed to take place if we were not thinking about it. ये सोचो कि अगर क्या होगा जब हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे. ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. How are this tissue
प्रोटेक्टेड, ये टिश्यू कैसे प्रोटेक्ट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये टिश्यूज इतने फंक्शंस कर रहे हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ चाहिए रहेगा। अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन, ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। फॉर दिस द बॉडी इज डिज़ाइन सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स, इसके लिए जो ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर है। ओके, inside the box the brain is contained in a fluid filled balloon which provide further shock absorption। अब उस बोनी बॉक्स के अंदर एक फ्लूइड से भरा हुआ बलून होता है, ऐसा बताया गया है, मतलब एक एग्जांपल जहाँ पे फ्लूइड होता है जो कि उसको शॉक लगने से बचाता है ब्रेन को। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक यू फील अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, दिस इज़ द वर्टिबल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। हम अपने जब बैक साइड मिडल में हाथ घुमाते हैं तो वहाँ पे हमको एक बल्कि स्ट्रक्चर दिखता है जो कि क्या होता है, हार्ड होता है, तो वो एक्चुअली क्या है, वर्टिबल कॉलम है जो किसे प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, हाउ डज अ नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, अब हम पढ़ेंगे कि नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे करता है, ठीक है। So far we have been talking about nervous tissue and how it collects information, send it around the body, processes information, make decision based on information and convey decision to muscle for action. In other words, when the action or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job. How do animal muscles move? When a nerve impulse reaches the muscle fiber must move. How does a muscle cell move? The simplest motion of a movement or at the cellular level is that muscle cell will move by changing their shape so that they shorten. So the next question is, how do muscle cells change their shape? The answer must lie in the chemistry of cellular components. Muscle cells have special proteins that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulse. When this happens, new arrangement of this protein give the muscle cell a shorter form. Remember when we talked about muscle tissue in class 9, there were different kinds of muscles such as voluntary muscles, involuntary muscles. Based on what we have discussed so far, what do you think the difference between this would be? तो इस पैराग्राफ में एक्चुअली लिखा के मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये लिखा है कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, जो इम्पल्स है वो कैसे कैरी किया जा रहा है, इनवॉलंटरी मसल्स क्या हो रहे हैं, मतलब इनवॉलंटरी एक्शन कैसे होता है, वॉलंटरी एक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेट में क्या है, मतलब हमने सब पढ़ा। तो अब हम यहाँ पे ये बोला गया है कि मतलब जो मसल्स हैं तो मसल में कैसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। देखो केमिस्ट्री कंपोनेंट्स मतलब वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, जब कोई इम्पल्स, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, समझो, अभी एक इम्पल्स आया, ठीक है, ये एक इम्पल्स है, वेट, ये नहीं, समझो ये एक इम्पल्स आया, ओके, और ये येलो कलर का मसल्स है। तो मसल्स में जैसे ही इम्पल्स ने एंट्री किया, ठीक है, एंट्री कर लिया, तो मसल्स में क्या होता है ना, प्रोटीन्स होते हैं, मसल में मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स के अंदर प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है, मायोसिन। ये जो प्रोटीन होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, वो क्यों चेंज होता है, बिकॉज ऑफ एटीपी, ओके, एंड कैल्शियम, ओके, वो चेंज होता है, वो चेंज होने के कारण जो नर्व्स इसको अटैच होते हैं, न्यूरॉन्स, अभी समझो आप,
अब जो नर्व्स अटैच है, ग्रीन से ये ब्लू से बनाते हैं, अब जो न्यूरॉन्स अटैच है, ठीक है, जिसका डेंड्राइट ऐसे अटैच है, तो क्योंकि इसके साइज़ में चेंज हुआ, जैसे ही साइज़ में चेंज हुआ तो जो डेंड्राइट है, ठीक है, वो डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन जाता है और वो वहाँ से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट के पास जाएगा, वो इंफॉर्मेशन जाएगा सेल बॉडी के पास, फिर एक्सॉन के पास, फिर जाके जो एक्सॉन का टर्मिनल एंड होता है वहाँ पे, फिर वहाँ से सिनेप्सिस, फिर ऐसे ऐसे करते करते कहाँ पे जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। तो ये ऐसे हुआ एक्शन, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ। पहले पहले कौन आया, इम्पल्स आया, इम्पल्स आया, मसल्स पे गया, मसल में एक्टिन और मायोसिन थे मसल फाइबर में, उनका मूवमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, साइज स्मॉल हो गई, साइज़ के चेंज होते ही इस डेंड्राइट को मालूम पड़ गया, ये डेंड्राइट को मालूम पड़ गया, वो उस इम्पल्स को लेके गया सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से लेके गया एक्सॉन के पास, एक्सॉन से वो फिर कहाँ लेके गया, एक्सॉन के एंड टर्मिनलों के पास, फिर टर्मिनल से सिनेप्सिस के पास, वैसे केमिकल इम्पल्स हुए, फिर उस केमिकल इम्पल्स को फिर वापस कैरी किया नेक्स्ट न्यूरॉन से, वैसे करते करते वो कहाँ तक पहुँचा, ब्रेन तक पहुँचा, और ऐसे ही हमारा एक्शन जनरेट हुआ। ओके, समझा। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, एनिमल हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए बॉडी का, बट प्लांट्स हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। लेकिन प्लांट्स में ना ही नर्वस सिस्टम है ना ही मसल्स है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? When we touch the leaves of a chui mui, the sensitive or touch me not plant of the mimosa family, they begin to fold up and drop. When we seed, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, छुई मुई प्लांट जो होता है, जैसे कि मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, उसको आप टच करेंगे वो क्या हो जाएगा, क्लोज कर लेता है अपने लीव्स को, फोल्ड हो जाता है या तो वो ड्रॉप हो जाता है। when a seed germinate, the root goes down. जब कोई सीड जर्मिनेट होता है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो नीचे जाते हैं। ओके, द स्टेम्स कम अप इनटू द एयर, लेकिन जो स्टेम होता है वो ऊपर आता है। व्हाट हैपन, फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। जो लीव्स होता है सेंसिटिव प्लांट का वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है टच के। ओके, नेक्स्ट, देर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मोमेंट। तो इस मोमेंट में कोई ग्रोथ है क्या? नहीं। ऑन द अदर हैंड, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज बाय ग्रोथ। जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है सीडलिंग का, ठीक है, जो रूट हो रहा है अंदर, जो रूट का ग्रोथ हो रहा है वो क्या है, ग्रोथ हो रहा है एक्चुअली, उसका जो मूवमेंट वो ग्रोथ है। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर उसे बढ़ने से रोक दिया जाए तो वो कोई मूवमेंट नहीं शो करेगा, ठीक है, सीडलिंग का जो ग्रोथ हो रहा है। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स के दो मूवमेंट हैं, एक जो ग्रोथ पे डिपेंड कर रहे हैं और एक जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते। मतलब कुछ ऐसे मूवमेंट है जो जिससे ग्रोथ हो रहा है और कुछ ऐसे मूवमेंट है जिससे ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे कि मिमोसा प्लांट का टच मी नोट, जिसको टच करोगे तो फोल्ड होता है, उससे कोई उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन जो सीडलिंग जर्मिनेट हो रहा है, जो उग रहा है, जिसका स्टेम ऊपर आ रहा है, रूट नीचे जा रहा है, उसका जो मूवमेंट है वो एक्चुअली ग्रोथ शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 6.2.1, इंटर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो स्टिमुलस पे इमीडिएट रिस्पॉन्स। Let us think about the first kind of movement, such as that of the sensitive plant. Since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch. But there is no nervous tissue, nor any muscle tissue. How does the plant detect the touch, and how do the leaves move in response? तो यहाँ पे उस मिमोसा प्लांट के पास कोई भी नर्वस टिश्यू नहीं था, ना ही मस्कुलर टिश्यू है, तो उसे कैसे पता चला कि ये टच है, और वो क्यों अपना जो लीव्स है वो बंद क्यों कर लिया, ठीक है, कर्ल क्यों कर लिया। इफ़ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच,
अगर हम सोचें कि प्लांट कहाँ पे टच हुआ, हमको कहाँ पे टच, एग्जैक्टली कहाँ पे टच किया, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, और कौन सा पार्ट जो प्लांट का मूव हुआ, इट इज़ अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपन एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। तो हम ये पाएंगे ना कि जहाँ पे हमने टच किया और जहाँ पे वो मूव हुआ वो डिफरेंट है। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जो टच जो हुआ है ना वो कम्युनिकेट हुआ है, मतलब वो एक जगह दूसरी जगह गया है, क्योंकि हमने जहाँ पे टच किया वहाँ पे तो वो मूव नहीं किया, वो किसी और जगह मूव किया, मतलब हम जो उसको टच किए तो उसका जो इम्पल्स था वो दूसरी जगह मूव हुआ, तो उसको हम क्या बोले, कम्युनिकेटेड। द प्लांट ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन। जो प्लांट होते हैं वो भी क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स जरिए यूज़ करते टू कन्वे देयर इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने के लिए फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल के पास पहुँचाने के लिए वो इलेक्ट्रिक केमिकल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं। बट अनलाइक इन एनिमल्स, एनिमल के जैसे नहीं, देयर इज़ नो स्पेशलाइज टिश्यू इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं है इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करने के लिए। फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। एनिमल्स में भी कुछ ऐसा होता है कि वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं ताकि कोई मूवमेंट हो। इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल, जो स्पेशलाइज प्रोटीन मैंने बताया वो जो एनिमल मसल में है उसको छोड़ के प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। जो प्लांट सेल होता है वो चेंज करता है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। जो प्लांट सेल है वो अपना शेप को चेंज कर रहा है वाटर के अमाउंट को चेंज करके, ओके। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब तो फूल जाएगा, श्रिंकिंग या तो वो सिकुड़ जाएगा, एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप, ठीक है। तो वाटर अगर ज़्यादा हो जाए तो वो फूल जाएगा, वाटर कम करके वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ के कारण हो रहे हैं। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। पी प्लांट क्या होता है, वो दूसरे प्लांट पर भी चढ़ के वो अपना ग्रो कर लेता है, क्लाइंबर्स होते हैं ना, क्योंकि वो दिस टेंड्रिल्स के जरिए, दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। जो टेंड्रिल्स होते हैं ना वो टच के सेंसिटिव होते हैं। व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ एनी सपोर्ट द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टेक्ट विथ द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज अ पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब टेंड्रिल किसी के सपोर्ट में आता है ना, किसी दूसरे प्लांट के सपोर्ट में, तो बहुत जल्दी ग्रो करता है, लेकिन वो जो दूसरा पार्ट होता है ना वो इतना जल्दी ग्रो नहीं करता। दिस कॉज अ टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो जो टेंड्रिल होता है ना उस ऑब्जेक्ट के चारों बगल वो सर्कल बना लेता है, उसके मतलब पूरा घूम फिर के वो बढ़ता है। एंड दस क्लिंच टू इट। For more commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction. Because this growth is directional, it appears as if the plant is moving. Let us understand this type of movement with the help of an example. तो जो टेंड्रिल का जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होता है, एक्चुअली वो बढ़ रहा है, लेकिन जो दूसरा प्लांट जिसको जो टेंड्रिल अटैच है उसके पूरे सर्कल में जा रहा है उसको बहुत बाद में मालूम पड़ता है, ओके। तो इसको हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। Environment triggers such as light or gravity will change the direction that plant part grow in. इन्वायरमेंट जो होता है ना वो ट्रिगर करता है प्लांट की ग्रोथ को कि वो कौन से डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। दिस डायरेक्शनल और ट्रॉफिक मूवमेंट कैन बी आइदर टूवर्ड द स्टिमुलाई, या तो ये स्टिमुलाई के साथ होता है, डायरेक्शन में होता है, और अवे फ्रॉम इट, या तो उससे दूर होता है। सो इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, तो जो ऐसे मूवमेंट होते हैं जो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसे, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। शूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट, जो शूट होता है, जो स्टेम पार्ट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है बाय बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट, लाइट के सामने क्या होता है, बेंड हो जाता है, देखो यहाँ पे ऐसे दिखाया है। वाइल रूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट, लेकिन जो रूट होता है, देखो ध्यान से, जो रूट है वो उससे दूर है, उससे दूर। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट,
तो ये प्लांट को कैसे हेल्प करता है? प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुला एज वेल। प्लांट जो होता है वो ट्रॉपिज्म शो करता है दूसरे स्टिमुला को देख के। द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स। जो प्लांट के रूट होते हैं ना वो हमेशा डाउनवर्ड ग्रो होते हैं, नीचे से ग्रो होते हैं। ओके, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। वाइल द शूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड। जो शूट होता है वो हमेशा अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ, और कहाँ? अर्थ से थोड़ा दूर, आगे साइड, सनलाइट की साइड। ठीक है। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। तो ये किसके रिस्पॉन्स में होता है? अर्थ मतलब पुल ऑफ अर्थ में खींच रहा और या तो ग्रेविटी। रिफर्स टू द इट्स ऑब्वियसली जियोट्रॉफिज्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जियोट्रॉफिज्म। कि जब अर्थ के पुल से और ग्रेविटी से जो ग्रोथ हो रहा है, दैट इज जियोट्रॉफिज्म। इफ़ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो refers to chemical, what would hydrotrophism and chemotrophism mean? Can we think of example of this kind of directional growth movement? One example of chemotrophism is the growth of pollen tube towards ovules. तो हमें पता है कि हाइड्रो मतलब वाटर एंड केमिकल्स मतलब कीमो। तो हाइड्रोट्रॉफिज्म एंड कीमोट्रॉफिज्म, तो ये इनका क्या मतलब है? तो हम पहला एग्जांपल देख रहे हैं कीमोट्रॉफिज्म का, जहाँ पे पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है। ओके, टूवर्ड्स ओव्यूल। हमको पता है पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होगा वो कहाँ पे होगा? ओव्यूल्स के साइड तक होगा। अबाउट विच वी लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस लर्न करेंगे प्लांट्स में, तो हम इस बारे में पढ़ेंगे। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन कैसे कैरी आउट हो रहा है? द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक। सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है रिस्पॉन्स, ठीक है, टच का, वो बहुत क्विक था। ओके, द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट। जो मूवमेंट होता है सनफ्लावर का डे और नाइट में, ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो। लेकिन ये मूवमेंट क्या है? स्लो है। जो सनफ्लावर का मूवमेंट हो रहा है डे और नाइट में, स्लो है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोअर। जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है ना प्लांट का, वो कैसा होता है? स्लो होता है। Even in animal's body, there are carefully controlled direction to growth. Our arms and fingers grow in certain direction, not haphazardly. So controlled movement can be either slow or fast. If fast response to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. For this, the medium of transmission must be able to move rapidly. एनिमल्स में जो रिस्पॉन्सेस होता है वो कंट्रोल किया जाता है। ओके, कंट्रोल रैपिड ग्रोथ वो अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। ओके, फिंगर्स का जो ग्रोथ होता है वो डायरेक्शनल, सब कुछ डायरेक्शनल होता है एनिमल्स में। और अगर कोई भी रिस्पॉन्स को हमको फास्ट करना है तो उसके ट्रांसमिशन, जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो भी फास्ट होना चाहिए। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सेलेंट मीन्स फॉर दिस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो एक्सेलेंट मीन्स है फॉर ऐसे मूवमेंट की, डायरेक्शन मूवमेंट के लिए। बट देयर आर लिमिटेशन टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फर्स्टली, दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। ये उसी सेल तक काम करेंगे जो नर्वस टिश्यू से कनेक्ट है। ऐसे मसल जो नर्वस टिश्यू से कनेक्ट है। नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। हर एक सेल से नहीं, ऐसे सेल जो नर्वस टिश्यू से कनेक्ट है उसी से ये कम्युनिकेट करेंगे। सेकेंडली, once an electrical impulse is generated in the cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism. अगर कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी हुआ है और ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको कुछ टाइम लगेगा अपने नॉर्मल रीसेट, मतलब नॉर्मली आने के लिए। ओके, बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। जब तक वो एक इम्पल्स पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा इम्पल्स वो नहीं ले सकता।
इन अदर वर्ड सेल कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूसली क्रिएट नहीं कर सकता इम्पल्स और ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो अलग कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं सेल्स के बीच में, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल कम्युनिकेशन। इफ़ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल रिलीज अ केमिकल कंपाउंड। अगर कोई सेल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं जनरेट कर रहा है तो वो क्या रिलीज़ करेगा? केमिकल कंपाउंड। दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज़ ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। ये कंपाउंड जो होगा वो डिफ्यूज़ होगा, डिफ्यूजन होगा, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में इंटर करेगा। ओके, इफ़ अदर सेल अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट इट। और अगर दूसरे सेल्स के पास इसकी इन्फॉर्मेशन होगा और वो उसको अवेलेबल करेंगे ट्रांसमिट होने का, तो धीरे धीरे ऐसा करके दूसरे सेल तक वो ट्रांसमिट होगा। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, ये बहुत स्लो होगा, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल ऑफ द बॉडी। ये क्या होगा? लेकिन सारे बॉडी के सेल्स को रीच करेगा, सबके पास पहुँचेगा, भले ये थोड़ा स्लो होगा। रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन, नर्वस कनेक्शन जैसा नहीं होगा ये। एंड इट कैन बी डन स्टेडली एंड परसिस्टेंटली। ये कैसे होगा? स्टेडली होगा, एक एक लाइन से होगा, और परसिस्टेंट होगा। दिस कंपाउंड्स और हार्मोन यूज बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो कंपाउंड और हार्मोन जो होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। शो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी एज वी वुड एक्सपेक्ट। डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। बहुत सारे प्लांट्स के हार्मोन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स को भी। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज़। ये एक स्पेसिफिक प्लेस पे बनते हैं ये हार्मोन, ठीक है, टू द एरिया ऑफ लोकेशन, और वो हर जगह सप्लाई होते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट और हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। जब कोई भी बढ़ता हुआ प्लांट, ग्रोइंग प्लांट है, वो सनलाइट को डिटेक्ट कर रहा है, तो एक हार्मोन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिन। सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। वो कहाँ पे बनता है? शूट टिप। और कब बनता है? जब हम किसी सनलाइट में प्लांट को देख रहे हैं। हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर। ये क्या करेगा? सेल को हेल्प करेगा लॉन्गर, बड़ा होने के लिए। When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses toward the shady side of the shoot. तो जब लाइट है एक साइड प्लांट के आ रहा है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कहाँ पे होगा? शेडी साइड ऑफ द शूट। मतलब अगर ग्रोथ इधर हो रहा है ऊपर साइड, तो ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज होगा, उसके अपोजिट। ओके, दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन stimulate the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from light. Thus the plant appears to bend towards light. इसलिए हमें जो प्लांट को दिखता है कि वो लाइट के साइड बेंड हुआ है, क्योंकि वो ग्रो भी कर रहा है और साइड से नीचे से बेंड भी हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर जिब्रेलिन्स विच लाइक ऑक्सिन, जो ऑक्सिन जैसा ही है। हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, जो स्टेम की ग्रोथ को हेल्प करता है। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एंड इट इज़ नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। जो साइटोकाइनिन है वो कहाँ पर ज़्यादा करके प्रेजेंट होता है? जहाँ पे सेल डिवीजन होता है, सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ। ये ऐसे हार्मोन्स है प्लांट के जो क्या कर रहे हैं? ग्रोथ में प्रमोट कर रहे हैं, ग्रोथ को करा रहे हैं। बट प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मोन हैं जो ग्रोइंग को स्टॉप करते हैं। एब्सिसिक एसिड इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। इट इफेक्ट्स इंक्लूडिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, लीव्स को ये विल्टिंग कराता है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। अब हम लोग ने हार्मोन्स इन प्लांट्स पढ़ लिया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड
और वो लास्ट का जो रोक रहा था वो क्या था, एब्सिसिक एसिड। ओके, अभी हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ओके, हाउ आर सच एनिमल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। मतलब कैसे, मतलब एनिमल से हम यूज़ करते हैं ऐसे केमिकल। व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस स्क्विरल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्कैरी सिचुएशन। जब वो उसको डरे हुए सिचुएशन में होते हैं तो वो इंस्टेंट स्क्विरल सिचुएशन में क्या यूज़ करते हैं। देयर बॉडीज़ हैव टू प्रिपेयर फॉर देयर फाइटिंग और रनिंग अवे। वो उनकी जो बॉडी होती है या तो लड़ने के लिए तैयार करेगी या तो उसको या तो उस कंडीशन से भागने के लिए। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी डैट विल यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल वेज। ये दोनों एक्टिविटी कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए एनर्जी लगता है। Many different tissue type will be used and their activity integrated together in this action. However, the two alternative activities fighting or running are also quite different. दोनों activity different है, या तो मैं लड़ूँ या तो मैं भागूँ, ठीक है। So here is a situation in which some common preparation can be usually made in the body. तो कुछ सिचुएशन उनकी बॉडी में बनते हैं। दिस प्रिपरेशन शुड आइडियली मेक इट ईजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर। तो ऐसे जो प्रिपरेशन है, मतलब वो एक्टिविटी जो बेस्ड होता है वो नियर फ्यूचर, उनके फ्यूचर के लिए वो अच्छा है कि नहीं है, उस पर वो एक्टिविटी बेस होता है। अगर कुछ ज़्यादा ही डर है तो ऑब्वियस तो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको लगता है कि वो उस चीज़ को टैकल करेगा, कर सकता है, तो वो लड़ेगा, ठीक है। वो खुद को वो हराने की कोशिश नहीं करेगा, अपने आप को सेफर साइड रखने की ही कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसके फ्यूचर के बेनिफिट के लिए ही वो सोच समझ के वो एक्टिविटी वो करते हैं। हाउ वुड दिस बी अचीव, तो ये कैसे अचीव, इसको हम कैसे कर सकते हैं। इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्विरल रील्ड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अगर जो बॉडी का जो डिज़ाइन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से चल रहा है, वाई नर्व सेल्स, द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो जो अभी हमारे सामने जो भी सिचुएशन आएगा तो वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो लिमिटेड होता। ऑन द अदर हैंड, इफ़ अ केमिकल सिग्नल वेयर टू बी सेंट एज वेल, it would reach all the cells of the body and provide the wide-ranging changes needed. This is done in many animals, including human beings, using a hormone called adrenaline. तो हमारे में एक हार्मोन होता है, क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स। कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके, फिगर 6.7 टू लोकेट दिस ग्लैंड भी हम पढ़ेंगे। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये जो हार्मोन है वो डायरेक्टली कहाँ से सिक्रेट होते हैं, ब्लड में होते हैं। एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं। द टारगेट ऑर्गन ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यूज़ ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। इनका जो स्पेसिफिक टिश्यू मतलब इस पे टारगेट, मतलब एड्रेनलिन है वो किस हद तक ज़्यादा करके टारगेट करते हैं, हार्ट पे। एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर। तो एड्रेनलिन अगर इस पर हार्ट पे रिएक्ट जाएगा, अटैक मतलब हार्ट पे एड्रेनलिन अपना टारगेट करता है तो क्या होता है कि हार्ट बीट जो होता है ना वो फास्ट रहता है, मतलब तेज़ हो जाता है। रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होता है टू आवर मसल्स। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन is reduced due to contraction of muscles around small arteries in the or in these organs. ओके, क्योंकि हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जो मसल्स के जो ऑक्सीजन वो कम हो जाते हैं। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड ऑफ आवर स्केलेटल मसल्स। द ब्रीथिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज। इस हार्मोन के कारण क्या होता है, जो ब्रीथिंग रेट है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राग्राम एंड द रिब मसल्स। डायफ्राग्राम पता है लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है और रिब के मसल जो साइड में होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि ब्रीथिंग इंक्रीज होता है। ऑल दिस रिस्पॉन्सेज together enable the animal body to be ready to deal with the situation. Such animal hormones are part of the endocrine system which constitutes a second way to control and coordination in our body. तो सिचुएशन से लड़ने के लिए और किसी सिचुएशन में तो ये क्या होता है, ये एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट होते हैं और
वो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हमारे बॉडी में दो चीज़ होते हैं, एक तो होता है नर्व्स, एक तो होता है हार्मोन, जो क्या करते हैं बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करता है। ओके, नेक्स्ट, रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। प्लांट में हार्मोन होता है जो उसके डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म। तो एनिमल हार्मोन जो होते हैं हमारे में, जो हार्मोन है एनिमल्स में, वो क्या परफॉर्म करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन द रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। डायरेक्शनल ग्रोथ में हम उनका रोल नहीं शो कर सकते। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन। हमने कभी ऐसा नहीं देखा रहेगा कोई एनिमल जो है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है और द अदर, डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी। ठीक है, लाइट और ग्रेविटी के हिसाब से कोई एनिमल बढ़ रहा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर, अगर हम कुछ ज़्यादा सोचें, इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडी ग्रोथ हैपन्स इन केयरफुली कंट्रोल प्लेसेस। तो जो ग्रोथ होता है ना वो केयरफुली अच्छे से होता है, एक कंट्रोल प्लेस पे होता है। प्लांट विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेस और ऑन द प्लांट बॉडी। प्लांट जो होता है लीव्स को ग्रो करता है प्लांट की बॉडी में बहुत अलग अलग प्लेसेस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेस। लेकिन हम अपने फिंगर्स और फेस पे उगा सकते हैं क्या, नहीं उगा सकते। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। जो हमारे बॉडी का डिज़ाइन है वो पूरा मेंटेन किया गया है बचपन से ही। ओके, इवन इन द प्लासेंटा ऑफ द मदर। ओके, बिफोर बर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। सो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि किसके बारे में बात करें। देखो यहाँ पे पहला हमारा पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, जहाँ से ये सब सीक्रेट होता है। पैराथायराइड ग्लैंड देखो यहाँ पे है, थाइमस यहाँ पे। ओके, पैंक्रियास, ये देखो दो किडनी है बीन शेप, इट इज टेस्टिस। ओके, एंड इन फीमेल पीनियल ग्लैंड, सब सेम है। ठीक है, ये सब सेम है, बट यहाँ पे क्या है, एड्रिनल ग्लैंड से यहाँ पे किडनी, यहाँ पे यूट्रस एंड ओवरी है, और यहाँ पे वहाँ पे क्या था, मेल्स में पीनस था। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। कि हम देखते हैं कि कैसे हार्मोन यूज़ होते हैं एक कोऑर्डिनेट ग्रोथ के लिए। वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट विच से आयोडाइज सॉल्ट और इनरिच विद आयोडीन। हम लोगों ने देखा है सॉल्ट पैकेट जो कि जिसमें क्या होता है, आयोडाइज सॉल्ट होता है। ठीक है, आयोडीन से भरा हुआ सॉल्ट होता है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट। तो हमें आयोडाइज सॉल्ट लेने की क्या ज़रूरत है हमारे डाइट में। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए क्या है, नेसेसरी है टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड कहाँ है हमारा, ये देखो, ये रहा थायराइड ग्लैंड, ये दिख रहा है। तो थायराइड ग्लैंड के लिए क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन रेगुलेट्स carbohydrates, protein and fat metabolism in the body so as to provide the best balance for growth। जो थायरोक्सिन होता है ना वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। सो एज टू, अगर वो रेगुलेट कर रहा है तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है और उससे हमारा ग्रोथ होगा। ओके, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है, इन केस ऑफ आयोडीन डिफिशिएंट इन आवर डाइट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गॉइटर। लेकिन अगर हम, तो आयोडीन जो है हमारे डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थायरॉक्सिन का डेवलपमेंट दिखाएगा जिससे हमारा बॉडी ग्रोथ होगा। लेकिन अगर आयोडीन की कमी है हमारी बॉडी में तो हम क्या बोलेंगे, आयोडीन डिफिशिएंट है, तो उससे क्या होगा, बॉडी जो है किससे सफ़र करेगा, गॉइटर से। ओके,
one of the symptoms of in the disease is a swollen neck. यहाँ पे दिखना आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड। जो सिम्टम्स है वो क्या होगा? swollen neck. कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजिशन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड? तो हमने पढ़ लिया है कि थायरॉयड ग्लैंड यहाँ पे दिख रहा है, तो उसकी पोजीशन के हिसाब से आयोडीन का मात्रा का कम होगा तो गॉल्टर होगा, जिससे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? स्वेलिंग होगा थायरॉयड ग्लैंड में। ओके, समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट, कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? डॉर्फ, और एक्सट्रीमली टॉल, कुछ होते बहुत बड़े होते हैं, टॉल लंबे होते हैं, हम बोलते हैं जायंट्स। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन? कि ये कैसे होता है? कभी हमने सोचें? ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन ऐसे हार्मोन है जो कहाँ सीक्रेट हो रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड्स टू डॉर्फिज्म। लेकिन अगर उस ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई तो वो क्या क्रिएट करेगा? डॉर्फिज्म। और कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये देखो, ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी सॉरी ये भी नहीं है, सॉरी ये तो पीने ये, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, जो कि यहाँ पे है। तो इस ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। ओके, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉयज़ और गर्ल्स सब में। ओके, लेकिन अगर इस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो गई तो क्या होगा? डॉर्फिज्म होगा, मतलब हाइट कम हो जाएगी। ओके, you must have noticed many dramatic changes in your responses as well as that of your friends as you approach 10 to 12 years of age. These changes associated with the puberty are because of the secretion of testosterone in the males and estrogen in females. हमने देखा है कि जब फ्रेंड्स में आप देखते हैं 10 to 12 ईयर्स, तो गर्ल्स और बॉय दोनों में उनमें कुछ चेंजेस होने लगते हैं। ओके, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स के कारण होते हैं। तो जो हार्मोन जब मेल में होते हैं वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड फीमेल में एस्ट्रोजन। ओके, डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट बिकॉज ऑफ देयर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़? क्या आपने कभी देखा है अपनी फैमिली में या फ्रेंड में अगल बगल कि किसी को ऐसा सजेस्ट किया, डॉक्टर ने ऐसे बोला है कि आप शुगर नहीं खा सकते, शुगर बहुत कम लीजिए क्योंकि आपको डायबिटीज़ है, एज अ ट्रीटमेंट? दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, या तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे होंगे। ओके, दिस इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज। तो ये इंसुलिन है कहाँ से सीक्रेट होता है? पैंक्रियाज से। एंड हेल्प इन रिजल्टिंग ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड के शुगर लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है इंसुलिन। इफ़ इट इज़ नॉट सीक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो रहा है, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट। जो शुगर लेवल होता है ना ब्लड्स में, वो क्या करेगा? हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम है या फिर ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि इसका जो इफेक्ट है बॉडी पे बहुत ख़राब होता है। ओके, तो ये सीक्रेट कहाँ से हो रहा है? पैंक्रियाज से। इट्स अ पैंक्रियाटिक हार्मोन। तो हमारा पैंक्रियाज किधर है? ये है पैंक्रियाज। ओके, किडनी के बीच में। तो ये पैंक्रियाटिक हार्मोन है इंसुलिन। सो डायबिटीज़ का रीज़न क्या है? इंसुलिन। यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, डू यू नो हाइपोथैलेमस plays an important role in the release of many hormones. For example, when the level of growth hormone is low, the hypothalamus release growth hormone releasing factor which stimulate the pituitary gland to release growth hormone. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है ना बहुत सारे हार्मोन को सीक्रेट करता है, वो रिलीजिंग फैक्टर देता है। मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को कम सीक्रेट कर रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा? रिलीजिंग फैक्टर देगा, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? हार्मोन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करने लगेगा। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज।
It is so important that hormones should be secreted in precise quantity. We need a mechanism through which this is done. The timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हार्मोन है वो एकदम प्रिसाइज अमाउंट में मतलब रिलीज़ होने चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम, सो दैट जो मैकेनिज़्म वो अच्छे से हो। और जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो एक फीडबैक मैकेनिज़्म पे रिलीज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइज, अगर शुगर लेवल जो है ब्लड में बढ़ेगा, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ द पैंक्रियास। ओके, शुगर लेवल बढ़ गया तो डिटेक्ट कौन करेगा? पैंक्रियास डिटेक्ट करेगा, विच रिस्पॉन्ड, जो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, फिर वो मोर इंसुलिन सिक्रीट करेगा। ओके, एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सिक्रीशन इज़ रेड्यूस, और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल फिर से नीचे गिर जाएगा फिर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन जो होता है अगर शुगर ज़्यादा हो गया तो उसे कम करेगा, और अगर कम हो गया तो इंसुलिन कम सिक्रीट होता है। ठीक है, यहाँ बॉक्स में देखो क्या लिखा है। Hormones are secreted by endocrine gland and have specific functions. हार्मोन जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक फंक्शन सिक्रीट कर रहे हैं। कंप्लीट टेबल 6.1 बेस्ड ऑन द हार्मोन द एंडोक्राइन ग्लैंड और द पिट्यूटरी फंक्शन प्रोवाइड, इसे कंप्लीट करना है। तो देखो पहला क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन, जो क्या था? थायरॉक्सिन। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना? थायरॉक्सिन। ठीक है, जो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? थायराइड ग्लैंड से, जो क्या रेगुलेट करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी ग्रोथ। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? पैंक्रियास। ओके, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ओके, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस, ये क्या कर रहा है? फंक्शन क्या है बॉडी में? प्यूबर्टी के टाइम ये किस में होता है? मेल हार्मोन है ये। ओके, प्यूबर्टी का टाइम होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन रेगुलेट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो ओवरीज लिखा है और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये कौन सा हार्मोन है? ये है ईस्ट्रोजन। ओके, नेक्स्ट है एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रहा है अपना? एड्रेनलिन, ठीक है, जो हमारे जो हार्ट के ब्रीथ को इंक्रीज़ कर रहा था, मतलब हार्ट बीट इंक्रीज़ कर रहा था। ओके, दैट इज हार्ट बीट इंक्रीज़ करना। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन दैट इज हाइपोथैलेमस, जो क्या कर रहा था? रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कंप्लीट आवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। और आपको अगर कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट में पूछो, मैं आपको इसका आंसर दूंगी कमेंट। ओके, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी कमी लग रहा है इस लेक्चर में तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सुधारूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।